Hello students, welcome back. Today we have to see new topic of chapter chemical thermodynamics, that is spontaneous or irreversible process. आगे हम इस वीडियो में देखेंगे इसी से अटैच एक नया टॉपिक इंट्रोपी एंड इंट्रोपी चेंज. Okay, now start with the spontaneous process. The spontaneous processes means what? The process which occurs naturally. The process which occur naturally and does not require any external influence. ऐसे प्रोसेस जो खुद से ऑकर हो जाते, द प्रोसेस ऑकर्स नेचुरली, खुद से हो जाते, कोई एक्सटर्नल दबाव, प्रेशर, फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर्स नेचुरली एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब कोई बैरूनी दबाव ना डालते हुए अगर कोई अमल खुद ब खुद हो जा रहा है तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है. अगर इसकी एग्जांपल देखें हम तो बहुत सारी एग्जांपल हमारे आसपास है, बहुत सारी है. फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल अगर देखें हम तो व्हेन वी रिएक्ट HCl, where react HCl aqueous plus NaOH aqueous. This HCl is strong acid, NaOH strong base. When these two are reacted, it react spontaneously. जैसे ही दो बॉटल में HCl और NaOH था, उसको हमने बीकर में मिक्स किए, फौरन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और हमको क्या मिल जाता है? दैट इज NaCl aqueous एंड H2O लिक्विड. तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा था न्यूट्रलाइजेशन. ओके, तो ये अमल ऑटोमेटिक है, कोई एक्सटर्नल दबाव नहीं लगाना पड़ता हमको, या कोई प्रेशर या फोर्स नहीं लगाना पड़ता एसिड और बेस पर. मिक्स किए, रिएक्शन स्टार्ट. दूसरी एग्जांपल अगर देखें हम कि व्हेन वी डिजॉल्व NaCl इन वाटर, डिजॉल्व NaCl इन वाटर, क्या होता है यहाँ पर? जैसे ही NaCl को एक्वियस मीडियम में डिजॉल्व किया जाता है वो फौरन Na प्लस एक्वियस और Cl माइनस एक्वियस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये अमल भी कैसा है? स्पॉन्टेनियस. ओके, यानी नमक लेकर पानी में अगर उसको हल कर दिए, सिर्फ इसे छोड़ दिए, नमक को पानी में इस तरह छोड़ दिए, तो अब कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वो डिजॉल्व हो जाता है और किस में कन्वर्ट होता है? Na प्लस और Cl माइनस में. तो इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और अगर एग्जांपल देखें हम कि हमारा ऑब्जर्वेशन है, बारिश का पानी पहाड़ों से ढलान की तरफ बहता है, नीचे की जानिब आता है, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. कभी ये नहीं देखा हमने कि बारिश का पानी जो है नदी नालों से पहाड़ की जानिब बह रहा है, ऊपर बह रहा है, ऊपर जाता है क्या पानी? नहीं. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. तो ये भी कौन सा अमल है? स्पॉन्टेनियस. इट इज़ ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और एग्जांपल अगर देखें इसकी तो मेल्टिंग ऑफ आइस अगर रख दिए हम, तो वो इन्वायरमेंट की हीट एब्सॉर्ब करने पर ऑटोमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस, कुछ करना नहीं पड़ता हमको. आइस बर्फ़ को खुले में रख दो तो ऑटोमेटिक जो है वो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये भी एक अमल क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. दो गैस को अगर मिक्स कर दिए हम, ओके, दो गैस लेकर, ये एक गैस है, उसको दूसरी गैस में मिक्स कर दिए
ये यहाँ पर गैस थी, ये दूसरी गैस है, बीच में हमने लगा दिए कॉर्क, ये कॉर्क लगा दिए। जैसे ही कॉर्क हटाते हैं हम, ये कॉर्क जैसे ये कॉर्क हटाते हैं दोनों गैस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, मिक्सिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैस। और एग्जांपल बता सकते हैं हम कि जैसे हमने बताया वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ पर जाती है, हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, तो ये कुछ अमल है। इसके अलावा भी बहुत सारे अमल जो है, प्रोसेस क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑकर्स नेचुरली, ओके, not require any external influence। तो ये याद रखना है। तो आज का जो वीडियो है हमको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से स्टार्ट करना था, तो ये मतलब है, कुछ एग्जांपल है इसकी, ओके। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कुछ की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, की पॉइंट्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कुछ मेन पॉइंट है याद रखने के लिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होता क्या है, ओके। तो उसको हम क्या कहेंगे, मेन पॉइंट्स, दैट इज की पॉइंट्स इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट पहला, इट ऑकर्स its own and does not require any external, it occurs its own and does not require any external influence, यानी एक्सटर्नल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, ओके। कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, उसको हमको कोई दबाव प्रेशर नहीं लगाना पड़ता कि वो प्रोसेस हो, ओके। ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे समंदर का पानी फैला हुआ है, समंदर का पानी, अब सनलाइट उस पर पड़ती है, ओके। तो वाटर वेपर, हमको कोई बर्नर नहीं लगाना पड़ता समंदर में कि वाटर वेपर बने समंदर के पानी से। तो ये कन्वर्जन ऑफ सी वाटर इनटू वेपर, ये ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद हो रहा है, तो नेचुरल है ये। तो ये ऐसे अमल खुद ब खुद होते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना नहीं पड़ता, ओके। सेकंड पॉइंट, इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड होते हैं, आगे बढ़ते हैं एक डायरेक्शन में, डज नॉट रिवर्स इट्स ओन, खुद ब खुद वापस नहीं आते, है ना। जैसे पानी से वेपर बन रहे, लिक्विड खुला हुआ है, वेपर बन रहे, जब तक वो वेपर को हम कूल नहीं करेंगे तो वो वापस लिक्विड नहीं बनता है, न तो वो वेपर मिक्स हो जाता है एयर में। तो ये जो वेपर बनने का अमल है ऑटोमेटिक हो रहा है, तो कहाँ पर जा रहा है, एक डायरेक्शन में, वापस नहीं आता जब तक कि हम उसको कूल ना करें। एक एग्जांपल है ये। तो एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, डज नॉट रिवर्स इट्स ओन, है ना। रिवर्स कर सकते हैं मगर मैकेनिकल फोर्स या इन्फ्लुएंस, हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा उस पर, तब वो रिवर्स होते। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड, तीसरा पॉइंट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड यानी बहुत फास्ट भी हो सकते हैं, रैपिड स्लो और
rapid slow, that is spontaneity not depends on rate of reaction. स्पीड ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं है स्पॉन्टेनिटी। किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होने का अमल, किसी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अगर है तो वो स्लो भी हो सकता है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ओके, और बहुत फास्ट भी होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट ही हो ज़रूरी नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्लो ही हो ज़रूरी नहीं, दोनों हो सकते। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन। और चौथा पॉइंट है कि दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड टू ऑकर इन अ डायरेक्शन दैट एंड्स इन इक्विलिब्रियम। तो इन शॉर्ट प्रोसेस कंटिन्यू टिल spontaneous process continues till equilibrium is attained। इक्विलिब्रियम का मतलब ये लेना यहाँ पर देयर इज नो चेंज विथ टाइम, स्टेट दैट इज नो चेंज विथ टाइम। तो इस सिस्टम ऐसी हालत में आ जाता है कि टाइम के साथ कोई चेंज ना हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब तक जारी रहता है? टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन। तो ये कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देख लेंगे इसको। ठीक है, इनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या देखना है अब हमको? इनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब इसमें बताना है हमको कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इनर्जी एब्सॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। तो ये देखना है हमको, इनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, सराउंडिंग में एनर्जी खारिज होती है। कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है सराउंडिंग से। मतलब ये है कि हमारा जो कंसेप्ट है या ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये होता है कि एनर्जी इवॉल्व होती है सराउंडिंग में। तो ये कंसेप्ट बन जाता है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ होती है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसीलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमको स्टडी करना है इसके बाद, और उसी का नाम है एंट्रोपी। ओके, तो पहले देखना हमको एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कुछ एग्जाम्पल लेना है यहाँ पर। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर हम NaOH और HCl को रिएक्ट करते हैं, ओके, तो इसमें क्या बनता है? NaCl सॉल्ट बनता है एक्वियस फॉर्म में, और वाटर बनता है लिक्विड फॉर्म में। और इसमें जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो अबाउट -57, कितनी हीट खारिज होती है? -57 किलो जूल, इतनी अमाउंट में हीट खारिज होती है। मतलब ये स्टूडेंट्स, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एग्जाम्पल फर्स्ट हीट इज इवॉल्व, मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। दूसरी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सेकंड, आइस मतलब क्या? यहाँ पर H2O सॉलिड, इसको क्या कहते हैं हम? आइस व्हेन एब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो
तो यहाँ पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O लिक्विड में, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर हीट इज एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब। तो ये हो गया डेल्टा H, ये क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। तीसरी एग्जांपल अगर देखें हम, एग्जांपल थर्ड, कि अगर NaCl को, सॉलिड NaCl को पानी में छोड़ दिए, कुछ बीकर लेकर उसमें पानी लिए हम और उसमें ये NaCl को छोड़ दिए सिर्फ, तो ऑटोमेटिक कम अमाउंट में अगर NaCl लेते हैं हम तो ऑटोमेटिक वो हल हो जाता है और क्या बनता है यहाँ पर NaCl एक्वियस, सॉरी Na प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस। और इस प्रोसेस में कुछ हीट एब्सॉर्ब होती है ना। यहाँ पर भी क्या हम लिख रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन प्लस 3.9 किलो जूल पर मोल। तो इतनी हीट एब्सॉर्ब होती है। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी कौन सी हो गई, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल बता सकते हैं हम कि अगर लिक्विड वाटर लिए हम, लिक्विड वाटर और उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड वाटर ऑटोमेटिक नहीं, जैसे ही वो हीट एब्सॉर्ब करता है लिक्विड वाटर, वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये भी कौन सी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस है, ये कुछ करना नहीं पड़ता, ये सारे अमल जो है स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो रहा है। मगर ये कैसे है, कुछ इंडोथर्मिक भी है, कुछ एक्सोथर्मिक। तो ये जो क्राइटेरिया है कि पहले क्राइटेरिया बनाया गया कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन लाइक दिस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, तो वो फेल हुआ। अब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि कौन सी रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से खुद ब खुद हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो उसको चेक करने के लिए एक नई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हुआ और उसका नाम दिया गया एंट्रोपी। तो ये बार बार सुनते हो एंट्रोपी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अब हम उसकी स्टडी करने, यहाँ पर करना है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो ये थोड़ा आज का वीडियो जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एंट्रोपी पर डिपेंड है, तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। तो पहला जो मेन आज की वीडियो में टॉपिक, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। कैपिटल एस इट इज, पहले इसका मतलब याद रखना है, एंट्रोपी इज द measure of randomness or disorder of system। किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर और रैंडमनेस चेक करना अगर है तो उसको क्या कहता है, क्या कहते हैं उसको, एंट्रोपी। तो ये मतलब याद रखना है। सबसे पहले समझ लेना है कि एंट्रोपी है क्या, है ना। यहाँ पर हमको पहले वही समझना है। तो उसके लिए एग्जांपल अगर देखें हम कि आइस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम आइस देखें तो वाटर मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट या ऑर्डरली अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट उनका, इट गिव्स परफेक्ट शेप। इस तरह जैसे ही इस वाटर को, मतलब आइस को, ये H2O मॉलिक्यूल है सारे, जैसे ही इन H2O मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी जाती है, व्हेन आइस एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेट्स। ये जो कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट है वाटर मॉलिक्यूल का, ये अब सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह दूर दूर हो जाते हैं, ओके। और ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाता है लिक्विड वाटर।
तो ये कौन से फॉर्म में, ये H2O लिक्विड, यहाँ पर H2O कौन से फॉर्म में है, सॉलिड। ओके, और एनर्जी अगर दे हम इसको, तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सिस्टम में क्या हो जाएंगे, कोई भी तरफ रैंडम मोशन करने लग जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज वेपर। तो H2O कौन से फॉर्म में यहाँ पर, इट इज़ इन गैसियस फॉर्म। तो ये वाटर की 3 स्टेट यहाँ पर देख लेना है। अब इंट्रॉपी हमको अगर चेक करना है कि कौन से सिस्टम में इंट्रॉपी ज़्यादा है। इंट्रॉपी का मतलब होता है इट इज़ द मेजर, यानी पैमाइश की जाती है किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस और डिसऑर्डर का पैमाइश, वो इंट्रॉपी कहलाता है। जिस सिस्टम में रैंडमनेस ज़्यादा उसकी इंट्रॉपी ज़्यादा। समझ में आया? डिसऑर्डर यानी बेतरतीबी जिसमें ज़्यादा उसका इंट्रॉपी ज़्यादा। तो ये 3 आपके सामने सिस्टम है। सबसे बेस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट आइस में है। ओके, तो सबसे कम इंट्रॉपी है ना, लीस्ट इंट्रॉपी इसमें, क्योंकि ये कैसे है, ऑर्डरली अरेंज्ड सिस्टम। इन द सिस्टम मॉलिक्यूल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, देयर विल बी नो रैंडमनेस। वाटर में थोड़ा दूर दूर है तो यहाँ पर सम इंट्रॉपी रहेंगी, यहाँ पर सम इंट्रॉपी या इंट्रॉपी इज स्मॉल, है ना, इंट्रॉपी कैसी रहेंगी, स्मॉल। मगर गैसियस फॉर्म में लार्जर इंट्रॉपी, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल फ्री आज़ाद है तो इसमें क्या रहेगा, इट हैव लार्ज इंट्रॉपी। तो इंट्रॉपी, पहली बात तो एस की वैल्यू, इंट्रॉपी की वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये भी हम मालूम नहीं करते थे। तो हम क्या मालूम करते हैं, हम मालूम करते हैं चेंज इन इंट्रॉपी। ये नहीं मालूम कर सकते मगर हम चेंज इन इंट्रॉपी मालूम कर सकते हैं, S2 माइनस S1, जैसे कि डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1। तो स्टूडेंट याद रखना है कि किसी भी सिस्टम की अंदरूनी इंट्रॉपी, यानी सिर्फ इंट्रॉपी S की वैल्यू मालूम नहीं की जाती, ना दी जाती है, चेंज फर्क बताया जाता है, सिर्फ फर्क, इंट्रॉपी में फ़र्क बताया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये इंट्रॉपी किस तरह समझना है वो बताया गया। तो जिस सिस्टम में डिसऑर्डर ज़्यादा उसकी इंट्रॉपी ज़्यादा। जैसे क्लासरूम में टीचर जब मौजूद होता है, तो बच्चे इत्मीनान से बेंच पर बैठे होते, लेक्चर सुनते। तो यहाँ पर बच्चे इत्मीनान से अपने अपने बेंच पर बैठे, तो इंट्रॉपी 0 कंसीडर करना, इंट्रॉपी 0। जैसे ही टीचर क्लासरूम से बाहर जाते हैं, टीचर गए क्लासरूम में, अब टीचर नहीं, तो बच्चे आज़ाद हो जाते हैं, ये बेंच से वो बेंच पर चले जाते हैं, कोई चौक मार रहा है ना, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, घूमना फिरना शुरू हो जाता है क्लासरूम। तो ये रैंडमनेस बढ़ जाता है, तो मतलब इंट्रॉपी बढ़ जाती है। तो ये इस तरह समझ सकते हो उसको, इंट्रॉपी इज दी मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं, चेंज इन इंट्रॉपी, सिर्फ इंट्रॉपी नहीं दी जाती, तो उसकी और एग्जांपल अगर लेना है इसके अलावा, तो और एग्जांपल देख सकते हैं इसकी। इंट्रॉपी की और एग्जांपल यहाँ पर चेंज इन इंट्रॉपी अगर दिया है कि ऐसे प्रोसेस द प्रोसेस in which change in entropy is increases, the process in which change in entropy increases means delta S is greater than 0, then the process is called क्या कहेंगे इसको, स्पॉन्टेनियस। ऐसे अमल जिसमें डेल्टा एस बढ़ता है, चेंज इन इंट्रॉपी बढ़ती है, उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। इससे पहले देखिए हमने स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दोनों हो सकती है। तो अब क्या आया, इंट्रॉपी, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये फंक्शन आया कि अगर चेंज इन इंट्रॉपी बढ़ रही है किसी सिस्टम में, रिएक्शन में, प्रोसेस में बढ़ रही है, तो वो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाता है वो अमल, है ना, ये याद रखना। तो इसके एग्जाम्पल देखो कि आयोडीन सॉलिड अगर लिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, आयोडीन सॉलिड लिए
और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिए। अब वाटर में जाने के बाद आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वियस में। ओके, यहाँ पर सॉलिड, आयोडीन सॉलिड था, मतलब इस तरह अरेंजमेंट है उसका, कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहेगा सॉलिड फॉर्म में। ओके, मगर लिक्विड फॉर्म में आयोडीन जो है मॉलिक्यूल ये इस तरह वाटर में डिजॉल्व रहेंगे, मतलब ये दूर दूर है। तो रैंडमनेस किसका बढ़ा, रैंडमनेस किसका बढ़ा, यहाँ पर ये कैसा है, ऑर्डर्ड स्टेट कहलाएगा ये, इट इज ऑर्डर्ड स्टेट। कैसी हालत है ये, ऑर्डर्ड हालत है, तरतीब में है मॉलिक्यूल्स, और ये कहलाता है डिसऑर्डर्ड स्टेट, इसको कहेंगे डिसऑर्डर्ड स्टेट। तो किसकी डिसऑर्डर या रैंडमनेस बढ़ रही है, आयोडीन एक्वियस की। इसीलिए ये अमल क्या हो रहा है यहाँ पर, देयरफॉर डेल्टा एस इंक्रीजेस, डेल्टा एस मतलब क्या लेना है, डेल्टा एस इंक्रीजेस। जब डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज, देयरफॉर सिंस डेल्टा एस इंक्रीजेस, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ओके, क्लियर। ऐसे अमल जिसमें डिसऑर्डर रैंडमनेस बढ़ती है वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं वो, स्पॉन्टेनियस। दूसरी एग्जाम्पल फिर से देख लेंगे अगर ये नहीं समझा। दूसरी एग्जाम्पल देखो, दूसरी एग्जाम्पल के अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस एग्जाम्पल नंबर 2, और इसका डिसोसिएशन करते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं हम, डिसोसिएशन कर रहे हैं, यानी इसको कुछ एनर्जी दी हमने, तो ये अब ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैसियस हाइड्रोजन एटम में। ओके, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल बड़े बड़े थे यहाँ पर। ओके, H2 है ना, यहाँ पर दो एटम एक दूसरे से अटैच है, ये H2 मतलब H बॉन्ड H, मतलब जितने भी H2 थे यहाँ पर, जैसे 10 थे H2 मॉलिक्यूल 10 थे, तो एटम कितने बन जाएंगे यहाँ पर, एटम ये बॉन्ड अब ब्रेक हो जाएंगी। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये इस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। तो अगर ये 10 थे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10, ये 10 बराबर, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी ये कितने हो जाएंगे 20। तो ज़्यादा किसमें, यहाँ पर ज़्यादा आइटम्स है, यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स है, तो ये कैसा कहलाएगा, ये ऑर्डर्ड स्टेट, यानी ये लेस, यानी यहाँ गैस है, ये भी गैस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस है तो कोई ऑर्डर नहीं रहेगा और डिसऑर्डर, मगर इसको क्या कहेंगे हम, लेस डिसऑर्डर, लेस डिसऑर्डर। गैस है तो मॉलिक्यूल तो आज़ाद रहेंगे, तो डिसऑर्डर्ड है, मगर कैसे है, लेस, कम नंबर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, और इसको क्या कहेंगे, मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट। ओके, क्लियर। तो ये दो एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देयरफॉर डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी मेजर ऑफ डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है, इसीलिए हम क्या इसको जाहिर करेंगे, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी increases, change in entropy increases, therefore this process is कैसा रहेगा, is spontaneous। ये क्राइटेरिया है, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो वो कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा एस कम हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अमल होता है। तो ये दो एग्जाम्पल लेकर बता दिया गया, एकदम आसान है। दोनों में डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा ना, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की क्राइटेरिया है। क्लियर। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन एक फार्मूले की मदद से उसको बताया गया।
एक फार्मूले की मदद से बताया गया, तो उसी को क्या कह रहे हैं हम, दी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इंट्रॉपी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इंट्रॉपी। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना है। अब इंट्रॉपी तो हम मालूम नहीं कर सकते, इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम इट डज नॉट कैलकुलेटेड, ओनली चेंज इन इंट्रॉपी इज कैलकुलेटेड, चेंज इन इंट्रॉपी। जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा शरारत करता है, रहते हैं ना बच्चे, नॉटी बॉय बोलते हैं हम उनको, नॉटी गर्ल भी हो सकते हैं, ओके, यानी जो शरारत बहुत करते हैं, बहुत कुछ बच्चे तो बहुत सीधे होते हैं, तो जो शरारत करते हैं, अब आज वो शरारत कम किया, मगर इससे ज़्यादा शरारत कल किया था वो, है ना वो बच्चा, तो हम शरारत कितनी किया वो बच्चे की बता नहीं सकते, कितने अमाउंट में, मतलब 10 शरारत किया 20, वो नहीं बता सकते, यानी उसके अंदर कितनी शरारत भरी हुई है वो नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं, शरारत उसने आज के मुकाबले में कल ज़्यादा किया था या आज के मुकाबले में कम किया, ज़्यादा या कम, उसको क्या बोल सकते हैं हम, चेंज। तो उसी तरह किसी भी सिस्टम की इंट्रॉपी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, चेंज इन इंट्रॉपी कैलकुलेट करके बताया जाता है। तो प्रॉब्लम में दिया जाता है चेंज इन इंट्रॉपी, नॉट इंट्रॉपी, ये रिमेंबर रखना, याद रखना है। तो अब डेल्टा एस मालूम करना है, तो डेल्टा एस का फार्मूला लिखा जाता है S2 माइनस S1। फिर कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि सर अभी बताया कि इंट्रॉपी तो मालूम नहीं कर सकते हम, तो फिर ये फार्मूला, तो डेल्टा एस का मतलब ये होता है S2 माइनस S1। ये वैल्यूज मालूम नहीं की जाती मगर चेंज दी जाती है, व्हाट इज द चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, ये बताया जाता है ओनली, समझा। तो ये अब S2 माइनस S1, देयरफॉर इंट्रॉपी इज या चेंज इन इंट्रॉपी इज स्टेट फंक्शन। तो ये कौन सी फंक्शन हो गई, स्टेट फंक्शन, पाथ पर डिपेंड नहीं है, स्टेट, फाइनल और इनिशियल, यानी वो बच्चा आज कितनी शरारत किया, कल कितनी किया था, माइनस करके वो आ गया आंसर। तो ये मतलब हुआ, पहले इंट्रॉपी कम थी या पहले इंट्रॉपी ज़्यादा थी, उसमें से बाद में इंट्रॉपी में क्या चेंज आया, क्लियर। तो ये चेंज इन इंट्रॉपी। अब इसका एक फार्मूला है वो याद कर लेना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। तो ये मेन फार्मूला है, इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इंट्रॉपी। यहाँ पर सिंबल के मतलब याद रखना है, सिंबल के मतलब वेयर डेल्टा एस का मतलब क्या है, चेंज इन इंट्रॉपी, ओके, पहला सिंबल। दूसरा क्यू रिवर्सिबल, हीट एब्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम इन रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर में सिस्टम कितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइन लगी है, कुछ साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव। और टेम्परेचर T, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, दैट इज at which heat temperature, that is temperature at which heat is absorbed। अब इसकी मदद से हम बता सकते हैं डेल्टा एस पता हो गया हमको, क्यू रिवर्सिबल पता हो गया, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में ये पता हो गया। तो इसकी मदद से हम यूनिट मालूम कर सकते हैं, यूनिट ऑफ डेल्टा एस। तो कैसे मालूम कर सकते हैं हम, देयरफॉर डेल्टा एस क्यू अगर हम जूल में ले रहे हैं, जूल, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, देयरफॉर क्या हो गई ये, जूल पर केल्विन। तो ये याद रखना, यूनिट फॉर डेल्टा एस, जूल पर केल्विन, ओके। तो ये यूनिट भी आता है MCQs वगैरह में। अब इसको समझना है कि अब ये फार्मूले से समझ में आ रहा है हमको
फार्मूले से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या ले सकते हैं, दो कंसेप्ट कि डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल। डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल। सिस्टम में जितनी हीट हम ऐड करेंगे उसका डिसऑर्डर बढ़ता है, चेंज इन एंट्रोपी बढ़ती है। दूसरा केस, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। तो ये फार्मूले से ये दो बातें क्लियर हो गई, समझ में आया। तो ये आसान है। अब इसको समझना है तो कैसे, यहाँ पर कोई भी एक जनरल एग्जांपल लेकर बता सकते हैं हम कि अगर टेम्परेचर कम है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 200 केल्विन है, सॉरी 300 केल्विन चलो ले लेते हैं हम, और हीट रिवर्सिबल दे रहे हैं हम 600 जूल सिस्टम को। तो देयरफॉर डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पर, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल 600 डिवाइडेड बाय 300। तो कितना आया आंसर, ये आता है 2 जूल पर केल्विन। ये पहला केस। दूसरा केस सेकंड, अगर टेम्परेचर 300 था, टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं हम, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं अब, यानी टेम्परेचर क्या करते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम सिस्टम का तो एंट्रोपी क्या होना चाहिए, कम। और क्यू रिवर्सिबल सेम रखना है, क्यू रिवर्सिबल सेम 600 जूल। देयरफॉर अब अगर ये कीमत रखते हैं हम तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 600 दैट इज 1 जूल पर केल्विन। तो ये जो दो तुम्हारे सामने एग्जांपल है कि अगर टेम्परेचर कम है, लेस टेम्परेचर लेस है तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी मोर। इफ टेम्परेचर इज मोर मीन्स डेल्टा एस इज लेस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो इस फार्मूले से हमको पता चलता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये था फार्मूला क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी का, क्लियर। तो ये हीट एडेड टू द सिस्टम। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ तो हमने देखे थे, नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ये तो हमने देखे थे कि चेंज इन दी टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होता यूनिवर्स की टोटल एनर्जी में। तो अब यहाँ पर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख रहे हैं, क्या ये टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इंक्रीजेस, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग increases in the spontaneous प्रोसेस। ये स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि दी टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
ओके, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस टोटल चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, तो ये जो फार्मूला है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जाहिर करता है, और ये क्या बता रहा है कि इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस मीन्स डज नॉट डिक्रीज, इट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये फार्मूला। अब इसी से रिलेटेड है केस, 3 केस देख लेना है, 3 केस के अगर इफ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स डेल्टा एस इज पॉजिटिव, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो प्रोसेस कैसा कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस। दूसरा केस सेकंड, ये पहला केस, इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एस इज निगेटिव। अगर डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव आती है, देयरफॉर प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस की वैल्यू अगर निगेटिव है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा केस कि इफ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो, तीसरा केस, देन प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये लेना है, नो चेंज इन इंट्रोपी विथ टाइम के साथ इंट्रोपी में कोई तब्दीली नहीं होती। तो ये 3 केस याद रखना है, प्रॉब्लम वगैरह में पूछा जाता है कंडीशन, तो इसके लिए। क्लियर? तो ये यहाँ पर ये टॉपिक हम यहाँ ख़त्म करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे पहले देखे, आज हमने देखे लास्ट में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नोट डाउन कर लेंगे इसको। थैंक यू।